हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी एमजेसी के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम ज्योग्राफी एमजेसी ये हमारा सेट नंबर 2 है। अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये आपका जो एमजेसी सब्जेक्ट है, बिहार और यूपी के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि बिहार और यूपी का सिलेबस जो यूनिवर्सिटी का है अब दोनों सेम ही हो गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको बीए पार्ट 1 टॉप 10 क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियाँ करते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। प्रश्न उत्तर याद कैसे करें इसके बारे में भी बताया जाएगा। 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें। ठीक है, अब तो पेज थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन हम आपको जो था वो आपको 32 पेज कैसे लिखते हैं वो ट्रिक हम अब बताएंगे, और इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो सुविधाएँ हैं हमारे चैनल पर मिलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिए होंगे। ठीक है, और आप कहाँ किस जिले से आप ये वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमारी टीम आपके लिए इतना जो दिन रात मेहनत करती है उनको काफ़ी खुशी मिलती है। तो कम से कम एक लाइक और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपना ज्योग्राफी एमजेसी सेट नंबर 2 की तरफ, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये सेट आपको हम 5 सेट आपको लगवाएंगे, आप मात्र 5 सेट इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% दावा है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रासायनिक अपक्षय से नहीं है। यानी बताना है कि इसमें से कौन सा रासायनिक अपक्षय की अभिक्रिया से नहीं होती है। ऑप्शन देखते हैं। पहला जो है ऑक्सीकारक, दूसरा है नाइट्रोजनीकरण, तीसरा है कार्बोनेटीकरण तथा चौथा जो है हमारा जलयोजन है। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए कौन सा होगा। जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजनीकरण हो जाएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया ये अपक्षय नहीं है। ठीक है, और नहीं तो जितने भी हैं इसमें सब रासायनिक अपक्षय क्रिया है। जैसे ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीकरण जो है वो रासायनिक अपक्षय अभिक्रिया है, कार्बोनेटीकरण ये भी अपक्षय वाला है तथा जलयोजन भी अपक्षय करणीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपक्षय की प्रमुख अभिकर्ता है। यानी आपको बताना है कि अपक्षय जो होता है उसमें प्रमुख अभिकर्ता यानी प्रमुख अभिकर्ता कौन करता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला नदी, जो बिल्कुल नहीं होगा, सागर ये भी नहीं होगा, हवा ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ताप। ठीक है, ये सारे जो वीवीआई क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसका हम आपको तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम इसका जो पीडीएफ है आपको, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आप वहाँ से पीडीएफ इसको ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है। यानी आपको बताना है ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन देखते हैं। पैठिक आग्नेय चट्टान पर, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट चट्टानों पर, ऑप्शन सी है लौह खनिज पर तथा ऑप्शन डी है चूना पत्थर पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी लौह खनिजों पर हमें ऑक्सीकरण का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए। और देखिए जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसका आंसर फटाफट कमेंट में भी लिखिए, क्योंकि अगर आप कमेंट में जब लिखना शुरू कीजिएगा तो वैसे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा और साथ साथ में आपको याद भी होते चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 2 काम एक ही टाइम में आपका समाप्त, याद करने का भी टेंशन खत्म और आपको यहीं पर प्रश्न और आंसर भी याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको हम सीट देवे करेंगे, आप उसको बना लीजिएगा एकदम कंठस्थ, 20 में 20, 50 मार्क्स का जो है हमारी टीम आपके लिए वो भी क्वेश्चन सेशन बहुत जल्द लेने आ रही है। ठीक है, तो वो भी आपका कंठस्थ। हमारा जो टीम का टारगेट है सारे बच्चे जो भी हैं उसका सारे बच्चे 90+ स्कोर करें। ठीक है, और वो करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। यानी आपको बताना है जो अपर्दन चक्र का संकल्पना प्रतिपादित किया था उसका क्या नाम था। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन जेम्स हटन ने, ठीक है, बी जो है हमारा WM डेविस ने, या पैक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, WM डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया हुआ था। कौन किए हुए थे, तो WM डेविस ने। क्या चीज का, अपर्दन चक्र संकल्पना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, WM डेविस के बाद अपर्दन चक्र की संकल्पना पर निम्नलिखित में से किसने विस्तृत अध्ययन किया। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना जो WM डेविस के बारे में, उनके बारे में तो एक ही लगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखा गया है, क्योंकि आपको याद करने में कठिनाइयाँ ना हो और ना ही कन्फ्यूजन हो। ठीक है, कन्फ्यूजन काफ़ी बच्चों का हो जाता है कि ऊपर क्या था नीचे क्या था, इसलिए सारे जो
WM डेविस के जितने भी प्रश्न हैं एक साथ ही रखे गए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े और याद करने में थोड़ा सा भी कठिनाइयाँ आपको ना हो। ऑप्शन अब हम देख लेते हैं। FB टेलर ने, वाल्थर पैक ने, या क्रिस टालर ने, या ग्रिफ्थ टेलर ने। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ग्रिफ्थ टेलर ने, यानी WM डेविस के बाद अपवर्तन चक्र की जो विस्तृत जानकारी प्राप्त की तो वो कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमसे कह रहा है कि स्थलाकृति संरचना प्रकृति एवं अवस्था का प्रतिफल है, किसने कहा था? यानी बताना है कि स्थलाकृति जो संरचना है, ठीक है, वो अवस्था का प्रतिफलन किसने कहा था? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन इसका है पहला WM डेविस ने, वान एंजलन ने, वैंक ने, तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल आगे ही हम बताए हैं सारे जो भी क्वेश्चन है WM डेविस वाला एक साथ ही रखेंगे तो काफ़ी बच्चे होशियार होंगे तो वो समझ ही गए होंगे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, है ना? तो WM डेविस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नदी कि किस अवस्था में नदी वेग अति मंद होता है? यानी बताना है कि जो नदियाँ बहती है तो वो किस अवस्था में आ जाने के बाद वो धीमी हो जाती है यानी मंद हो जाती है। तो देखते हैं ऑप्शन बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या युवा अवस्था में, या फिर वृद्धावस्था में। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल वृद्धावस्था में। यानी वृद्धावस्था ये नहीं कि जैसे हम लोग में बुढ़ापन आ जाता है उसी प्रकार नदी में भी बुढ़ापन आ जाता है। कब आता है आपको हम बता रहे हैं, जैसे जब निकलती है नदियाँ हिमालय से तो उस वक्त वो मतलब काफ़ी स्पीड में रहती है और जाके जब महासागर में जब मिलती है तो वहाँ पे वो एकदम धीरा हो जाती है, एकदम मतलब बोला जाता है ना एकदम धीमा गति से वो प्रस्थान करती है। ठीक है, तो उसी को हम वृद्ध अवस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नदी युवा अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नहीं बनाती है? यानी जब युवा नदी मतलब जवान होता है तो वह कौन सी आकृति नहीं बनाती है? ऑप्शन ए देखते हैं गार्स, कैनियन, जलप्रपात, या एस्चुअरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो जी एस्चुअरी वो नहीं बनाती है। जब युवा अवस्था में नदी रहती है तो एस्चुअरी वो नहीं बनाती है भू आकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन अभी तक जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं और नहीं अपने दोस्तों के पास शेयर किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को शेयर थोड़ा सा भी नहीं करते हैं। आपके लिए हमारी टीम इतना मेहनत कर रही है तो आपका भी तो फर्ज बनता है हमारे प्रति कुछ करने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। ठीक है, WM डेविस ने अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन कब किया? यानी आपको बताना है जो WM डेविस थे वो अपवर्तन चक्र की संकल्पना को कब मतलब ये किया था प्रतिपादित। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अपवर्तन चक्र की किस अवस्था में अपवर्तन चक्र क्रिया नहीं होती है? यानी आपको बताना है कि अपवर्तन चक्र किस अवस्था में अपवर्तन चक्र क्रिया संभव ही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। ए बाल्य अवस्था में, युवा अवस्था में, या प्रौढ़ अवस्था में, या वृद्ध अवस्था में। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल वृद्ध अवस्था में ये जो अपवर्तन चक्र नहीं ला सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। डेविस ने अपवर्तन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? यानी डेविस ने अपवर्तन चक्र को कितने भागों में बांटा है? तो आप ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 4 या फिर 8। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सी, यानी 4 भागों में डेविस ने इसको अपवर्तन चक्र को अवस्थाओं को बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? यानी बताना है कि इसमें से जो दिया गया है ये ऑप्शन, इसमें से कौन सा नदी का आकृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जलप्रपात संबंधित है, गोखुर झील भी संबंधित है, भी आकर की घाटी भी बनाती है, लेकिन बरखाना जो है ये नदी आकृति से संबंधित नहीं है। समझ गए कौन सी नहीं है इसमें? तो बरखाना इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नदी के युवा अवस्था में बनने वाली आकृतियाँ कहलाती है। यानी जब युवा अवस्था में रहता है तो वह किस प्रकार की आकृति बनाती है? तो ऑप्शन देखते हैं डेल्टा, विसर्पण, या गोखरजुल, या गाज। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये काफ़ी ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, यानी गाज वो आकृति बनाती है जब युवा अवस्था में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन था, 13 नंबर क्वेश्चन। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसके पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे और पिछले 2 वर्षों से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का कैनियन
विश्वविख्यात है, यानी आपको बताना है कौन सा इसमें जो नदी जो है, ठीक है, कैनियन विश्वविख्यात है, इसमें से कौन सा नदी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कोलोरेडी नदी ये विश्वविख्यात है, ठीक है। 15, क्वेश्चन नंबर 15, नील नदी का डेल्टा है, यानी नील नदी जो है हमारा, तो वो किस प्रकार की डेल्टा है, यानी किस प्रकार की वो डेल्टा बनाती है। अगर डेल्टा के आकार पूछे तो डेल्टा के आकार कैसा होता है, तो आपको बता दें डेल्टा के आकार जो होती है वो त्रिभुजकार होती है। किस प्रकार की होती है, त्रिभुजकार, ठीक है। इसमें देखते हैं नील नदी का डेल्टा किस प्रकार से है, तो ऑप्शन देखते हैं धनुषकार, या फिर आपको पंजाकर, या झीणाकार, या कटा फटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धनुषकार, ठीक है। नील नदी का डेल्टा किस प्रकार से है, धनुषकार। नील नदी का डेल्टा किस प्रकार से है, धनुषकार। आपको यहीं पर याद करा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बस वीडियो को अंत तक बने रहें, आपको कोई भी एग्जाम का प्रेशर आप पे हम नहीं पड़ने देंगे। मेहनत हमारी, सफलता आपकी, हमारी टीम की यही सोच है, ठीक है। मेहनत हम करें और सफलता आप अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा तरीका से आप करें अपने फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विसर्प नहीं है, यानी बताना है इसमें से कौन सा विसर्प नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, सामान्य विसर्प, अर्धकृति विसर्प, या आदर्श विसर्प, या फिर बेमेल विसर्प। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल सामान्य विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विसर्प झील बनती है, यानी आपको बताना है जो विसर्प जो झील बनती है वो किस प्रकार से बनती है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, नदी विसर्प से, या फिर गोखुर झील से, या जलोढ़ से, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, यानी नदी विसर्प जो है वही झील बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यारा डांग बनाने की प्रमुख कारण है, यानी आपको बताना है कि जो यारा डांग जो बनता है उसका क्या वो प्रमुख कारण है। पहला देखते हैं, हवा अपर्दन, हवा के द्वारा निक्षेपण, या हवा द्वारा परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हवा के अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा पवन अपर्दन द्वारा नहीं बनता, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पवन अपर्दन के द्वारा नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, फिर से पढ़ के हम आपको यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पवन अपर्दन द्वारा नहीं बनता है, ठीक है, आपको ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, गारा, भूस्तंभ, या जीवगेन, तथा ऑप्शन डी बालुका स्फूत। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, बालुका स्फूत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू आकार की घाटी बनाती है, यानी किस प्रकार की घाटी बनाती है, तो ऑप्शन देखते हैं, हिमानी क्षेत्र में, या पौड़ा नदी क्षेत्र में, या बाढ़ क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। यानी यू आकार की घाटी कहाँ बनाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हिमानी क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा यू आकार की जो नदियाँ बनती है, ठीक है, तो वो किस प्रकार की बनती है, वो हिमानी क्षेत्र से जो रहती है, ठीक है, उसमें ज़्यादा अधिकतर बनती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रियाडो निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाया जाता है, तो कहाँ नहीं पाया जाता है फ्रियाडो, तो वो नॉर्वे में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नहीं तो चिली में, लीबिया में, तथा लेब्राडोर में पाया जाता है, ठीक है। ये 3 जगह पाया जाता है, लेकिन नॉर्वे में जो आपका है वो नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है, तो नॉर्वे में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि सात भू आकृति विश्व के देशों में भिन्न भिन्न नामों से संबंधित गलत जोड़ा बताइए से जानी जाती है, यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत जोड़ा है, ठीक है, भू आकृति विश्व देशों के विभिन्न नामों से, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, नॉर्वे बोटन, या फिर जर्मनी कारेन, तथा सी है स्काउटलैंड तथा ओल। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्काउटलैंड, यानी जो सार्क के भू आकृति विश्व के देशों के विभिन्न नामों से ये संबंधित ये गलत जोड़ा है, नहीं तो ये और ये सही जोड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन के द्वारा नहीं होता है, यानी आपको बताना है कि हिमानी जो है, ठीक है, उस प्रकार से भू आकृति का निर्माण नहीं होता है, यानी किस प्रकार के भू आकृति का निर्माण नहीं होता है हिमानी क्षेत्रों में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आप बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको कमेंट में कैसे उत्तर देना है, जैसे 25 हो गया, आपको लिखना 25, उसके बाद ए होगा, या बी होगा, या फिर सी होगा, आपको या ऐसे कमेंट में आपको करके बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, लटकती घाटी, शीघ्र टार्न, या ड्रमिलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल ड्रमिलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
क्रस्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है, यानी आपको बताना है क्रस्ट स्थलाकृति के जो सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है, हमें देखने को मिलता है। देख लेते हैं ऑप्शन, यूगोस्लाविया में, या फ्रांस में, या मैक्सिको में, या फिर चीन में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, यूगोस्लाविया में। इसको देखने को क्रस्ट स्थलाकृति हमें सबसे अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति भूमिगत जल से संबंधित है, यानी बताना है इसमें से कौन सा भूमिगत जल से संबंधित है, ठीक है, भू आकृति। तो ऑप्शन देखते हैं, पुलिन, बरखाना, लैपिस या छत्रक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, लैपिस, क्योंकि लैपिस जो है हमारे भू आकृति भूमिगत जल से ये संबंधित है, लेकिन ये पुलिन और बरखाना और छत्रक ये भू आकृति भूमिगत जल से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या बोले हैं जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लैपिस, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लैपिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा कि भूमिगत जल के अपर्दन से कौन सी भू आकृति नहीं बनती है, यानी आपको बताना है कि भूमिगत जो जल है उससे अपर्दन से कौन सी भू आकृति नहीं बनती है। ऑप्शन हम देखते हैं, लैपिस, डोलालाइन, ठीक है, डोलाइन, यूआल या कॉल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कॉल, यानी इससे जो होता है हमारा भूमिगत जल अपर्दन की भू आकृति नहीं बनती है। नहीं तो इससे हमारा भू आकृति बनती है जल अपर्दन से, डोलालाइन से हमारा बनता है, युवाल से भी बनता है, लेकिन कॉल से हमारा नहीं बनता है। तो इसमें क्या पूछा है, नहीं। ये नहीं वाला क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से अटेंड करेंगे एग्जाम में, क्योंकि देखने को मिलता है कि जिसमें नहीं दिया रहता है उसमें 50% बच्चे सही आंसर जानते हुए भी वो गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है कि इनमें से किस स्थलाकृति का संबंध हिमनद से है, यानी आपको बताना है इसमें से कौन सा स्थलाकृति है जो हिमनद से संबंधित है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं फटाफट, किससे है स्थलाकृति संबंध हिमनद से है। तो पहला जो है नीलंबी घाटी, ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं टोम्बोली, ऑप्शन सी है यूगेन तथा नॉन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलंबी घाटी, यानी नीलंबी घाटी स्थलाकृति हिमनद से वो संबंध रखती है, और ये दोनों ये नहीं रखती है हिमनद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30, ये आपको वन लाइनर में आपको दे दिए हैं क्योंकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। भू आकृति जो हिमनद से संबंधित है वह है क्या है, 7। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में वन लाइनर भी पूछ देता है, इसलिए आपको वन लाइनर का भी हम अभ्यास करा दे रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में थोड़ा सा भी कठिनाइयों को सामना नहीं करना पड़े, ठीक। अब ऑप्शन हम 32 देखते हैं। बरखाना का निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित है, यानी आपको बताना है जो बरखाना के निक्षेपण कार्य के द्वारा जो निर्मित है वो किस प्रकार से होता है। तो वो पवनों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा कि सामान्य अपर्दन चक्र बोध कराता है, यानी सामान्य जो अपर्दन जो आता है, ठीक है, वो किस चीज़ का बोध कराता है। तो हिमानी अपर्दन से वो हमें बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा कि स्थलाकृति संरचना पराक्रम तथा अवस्था का परिणाम है, यह कथन है। यह कथन किसने कहा था, तो डेविस ने कहा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि क्राइस्ट स्थलाकृति सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है, यानी आपको बताना है जो क्राइस्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो हमें यूगोस्लाविया में हमें मिलता है। तो इसी के साथ होता है ये वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले सेट में, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी कॉलेज इन्फॉर्मेशन हो या फिर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन हो, जितने भी VVI क्वेश्चन है आपको इसी चैनल पे बताए जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी प्रकार का वीडियो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।